Hello everyone, welcome to the channel Sunny Science Center AG Concept. We were discussing the lesson Biology of class 9. In this chapter, we were discussing about fundamental unit of life, that is cell के बारे में हम लोग देख रहे थे, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेल होता क्या है, तो उसमें मैं बताया था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये जो कोशिका जो है जीवन का ढांचा और मेन फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। इसके बारे में फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था, उसके बाद सेकंड पार्ट में माइक्रोस्कोप के रिगार्डिंग चर्चा किए थे, और आज ये पार्ट थर्ड है जिसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल, सेल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझ रहे थे कि ये जानना है कि स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे होता है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए सेल कंबाइन होकर के टिश्यू बनाता है, और टिश्यू कंबाइन होकर के ऑर्गन बनाता है, और फिर ए ऑर्गन कंबाइन होकर के ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और तब जाकर के फाइनली ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है, समझ गए। इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। और फंक्शनल यूनिट कहने के पीछे वजह होती है क्योंकि डिफरेंट फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी आर परफॉर्म बाय डिफरेंट ऑर्गन, अलग अलग जो फंक्शन है हमारे शरीर का अलग अलग अंगों से किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग अंगों से किया जाता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पार्टिकुलर जो कहने का सेंस हो रहा है कि जैसे मान लीजिए हमारा हार्ट है, ठीक है ना, तो हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है। और ये जब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है तो ये जो मेंटेन होता है स्पेशल सेल के द्वारा या स्पेशल टिश्यू के द्वारा, जिसका नाम है कार्डियाक सेल, ठीक है ना, या कार्डियाक टिश्यू, और ये हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट के बारे में, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखिए ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले क्लासिफाई किया गया दो पार्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ सेल उसमें है कि नहीं है उसके आधार पे दो भाग में बांटा गया है। जब अगर सेल है तो उसको क्या बोलते हैं, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, याद रखेंगे। जब ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट करेगा सेल को तो उसको बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल नहीं होता है उसको हम कहते हैं ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये जो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, अभी पूरे देश में तबाही मचा चुका है, जिसका नाम है कोरोना, है ना, जानते हैं ना। तो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में वायरस आ जाता है, ठीक है ना। ये ऐसा ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि जब तक बाहर में है ना कोई प्रभाव नहीं करता, मतलब कि जब बाहर में है तो ये मतलब ऐसा मटिया के रहता है ना कि लगेगा ही नहीं कि ये लिविंग है, ठीक है। लेकिन जैसे ही किसी होस्ट बॉडी में, किसी बॉडी में प्रवेश करता है, अपने आप को इतना कैपेबल बना लेता है, अपना सारा लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर करके, है ना, ब्लॉकेज करके, और उसका तो पावर आज देख ही रहे हैं, पूरे दुनिया देख रहा है इसका पावर, वायरस का। तो देखिए यहाँ पे बताए थे ऑर्गेनिज्म को सेल प्रेजेंट है कि नहीं उसके आधार पे दो भाग में क्लासिफाई किया गया है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर का मतलब क्या होता है, वैसा ऑर्गेनिज्म जो कंसिस्ट करेगा वन सेल या मोर देन वन सेल, उसको हम सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखवाए हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ वन और मेनी सेल इन देयर बॉडीज आर कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वैसा ऑर्गेनिज्म जो कंसिस्ट करता है एक सेल या एक से अधिक सेल अपने बॉडी में, उसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और उस सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका शामिल हो सकता है, जैसे कि आ गया ना, इसमें आ सकता है बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, एल्गी हो गया, ये सब सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत में हम लोग भी है ना सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम लोग में सेल कंबाइन होकर के टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो दोज ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव एनी सेल इन देयर बॉडी, वैसा
ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई सेल नहीं होता है उसके बॉडी में, उसको हम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। समझ गए ना। और देखिए इसमें एग्जांपल में हम बताए हैं वायरस के बारे में। इसके बाद देखिए इट डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे इंटर लिविंग बॉडी। समझ रहे हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, जब तक एक किसी बॉडी में प्रवेश नहीं करता है तब तक ये अपना कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाएगा। क्योंकि देखिए जब क्लास 10 में आप जाएंगे तो हम लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ाएंगे आपको, जीवन प्रक्रिया के बारे में। तो उसका डेफिनेशन होता है ऑल द बेसिक प्रोसेस रिक्वायर्ड टू मेंटेन लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। और उसमें 4 प्रोसेस आ जाता है जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन। समझ गए ना। तो ये चारों प्रोसेस जो जरूरी होता है जीवन को मेंटेन करने के लिए इस अर्थ पे, उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। और ये जो लाइफ प्रोसेस होता है ना, ये परफॉर्म किया जाता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, लेकिन वायरस तब तक परफॉर्म नहीं करेगा जब तक किसी होस्ट बॉडी में ये प्रवेश नहीं करता है। इसके बाद देखिए अगर सेल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो देखिए सेलुलर ऑर्गेनिज्म को आगे 2 भाग में बांटा गया है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोकैरियोटिक। यहाँ पे देखिए उसके आधार पे जो सेल है ना, उसको सेल को हम लोग 2 टर्म में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक में एंड यूकैरियोटिक में। ठीक है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। देखिए समझते हैं प्रोकैरियोटिक का यूकैरियोटिक का मतलब। देखिए प्रो, यहां प्रो से आता है प्रीमिटिव, प्रीमिटिव है ना, या जिसको हम कहते हैं फॉल्स। ठीक है। और इसमें प्रीमिटिव न्यूक्लियस होने के कारण इसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और यूकैरियोटिक, तो यू का यहाँ पे सेंस होता है ट्रू, परफेक्ट है ना, और यहाँ पे न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस कंप्लीट है, परफेक्ट है, ट्रू है तो उसको यूकैरियोटिक। अगर न्यूक्लियस फॉल्स है, प्रीमिटिव है ना, पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, तो उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे बताए हैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म को फर्दर 2 भाग में क्लासिफाई किया गया है, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट बताया गया है कि साइज ऑफ सेल इज जनरली स्मॉल। यहाँ पे जो साइज होता है सेल का वो बहुत छोटा होता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यहाँ जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होगा। ठीक है। और इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। यहाँ पे देख रहे हैं न्यूक्लियोलस एब्सेंट। अब यहाँ पे समझेंगे न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस होता क्या है। देखिए जब हम न्यूक्लियस जो होता है ना, देखिए मेन सेंटर स्फेरिकल पार्ट है आपका, और ये पता होना चाहिए इसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, स्फेयर का पार्ट होता है। इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर इनवलप। ठीक है ना। जैसे कि लेटर वगैरह लिखते हैं ना, है ना, तो उसमें क्या होता है, बाहर से एक कवर रहता है, उसके अंदर में लेटर डाला जाता है। उसी तरह से न्यूक्लियस जहां प्रेजेंट होता है ना, न्यूक्लियस जहां पे प्रेजेंट होता है उस चीज को बाहर का जो कवरिंग है उसको न्यूक्लियस इन्वॉल्व कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व होता है वो कंसिस्ट करता है न्यूक्लियस को। ठीक है। तो देखिए प्रोकैरियोट्स में सबसे पहला पॉइंट समझेंगे, द साइज ऑफ सेल इज जनरली स्मॉल। यहाँ जो साइज है सेल का 1 से 10 मिलीमीटर के बराबर है, माइक्रोमीटर के बराबर है यहाँ पे। समझ गए। उसके बाद देखिए न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यहाँ न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम है ना, तो समझिए क्रोमोसोम, तो ये आगे हम बताएंगे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इन द सेल में मौजूद होता है। और मतलब ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जीन के तौर पर, जीन को भी ये कंसिस्ट करके रखता है। इसके बाद देखिए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल का मतलब क्या होता है, जब हम ऑर्गन एंड ऑर्गेनल आपको बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट, डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द सेल। तो उसमें जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद आ गया आपका प्लास्टिड। ठीक है। तो ये सारा चीज जो होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ठीक है ना। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कहने का मतलब क्या होगा, सिंगल लेयर, डबल लेयर। तो ये डबल लेयर मेम्ब्रेन से कंसिस्ट होकर के बना होता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर एब्सेंट। समझ रहे हैं। और इसके बाद देखिए सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन एंड बडिंग। तो क्लास 10 में जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। देखिए फ्यूजन और बडिंग जो होता है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है जहां पे सेल जो है डिवाइड करता है। फ्यूजन में तो 2 तरह से देखेंगे, बाइनरी के बारे में और मल्टीपल के बारे में। बर्डिंग क्या होता है, तो एक छोटा सा बर्ड निकलता है, वो आगे जाकर के डेवलप करता है। समझ गए। तो
इसके बारे में ये चर्चा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूकैरियोट्स के बारे में, द साइज ऑफ सेल इज जनरली लार्ज, है ना, 5 to 100 mm, है ना। यहाँ जो साइज जो होता है सेल का वो बड़ा होता है 5 to 100 mm। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस जो है यहाँ पे मौजूद होता है। फिर इट कंटेन मोर देन 1 क्रोमोसोम, ठीक है, यहाँ पे एक से ज्यादा क्रोमोसोम अवेलेबल होते हैं। फिर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, तो समझा दिए थे यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर का जो है ना पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, समझ गए ना। ए हो गया न्यूक्लियस पूरा, बाहर वाला न्यूक्लियस न्यूक्लियर इन्वोल्व कहते हैं, और न्यूक्लियर इन्वोल्व के और न्यूक्लियस के अंदर का जो पार्ट होता है उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। यहाँ पे प्रोटीन वगैरह बनता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, वो प्रोटीन बनाता है ना, और इसी से तो हमारा सब इंफॉर्मेशन कोडेड होता है यहाँ पे, समझ गए ना। और एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसमिशन हेरेडिटी के बारे में, मतलब अनुवांशिकता यहीं से आता है, डेवलप्ड होता है। इसके बाद देखिए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट, यहाँ पे मौजूद होगा, और सेल डिवीजन जो होता है वो माइटोसिस से होता है, ठीक है ना। एक वैसा प्रोसेस जहाँ पे सेल जो है ना मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना, 2 4 8 मतलब कंबाइन करके वहां पे सेल डिवीजन का प्रोसेस परफॉर्म करता है। इसके बाद देखिए एक टर्म और समझते हैं, लास्ट टर्म है आपका न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड के बारे में। तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोइड क्या है, तो देखिए सबसे पहला न्यूक्लियस जो है तो लार्ज इन साइज है, बड़ा होगा, और न्यूक्लियोइड जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर में मौजूद होता है, इसीलिए छोटा होगा ही, इसीलिए देखिए। तो सबसे पहले न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस बता रहे हैं यहाँ पे इट इज द लार्ज इन साइज, इट हैज कवरिंग ऑफ डबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व, देख रहे हैं ना यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन का कवर है जिसको हम न्यूक्लियर इन्वॉल्व कहते हैं। इसके बाद देखिए न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियोस यहाँ पे मौजूद होता है। न्यूक्लियोइड क्या है, इट इज स्मॉलर इन साइज, न्यूक्लियस के कंपेयर में इसका साइज छोटा होता है न्यूक्लियोइड। फिर इसके बाद देखिए कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, इसमें कोई कवरिंग नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियस के बाहर में कवरिंग होता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट इन इट, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये जो था आपका मतलब पार्ट 3 है जिसमें हम लोग डिस्कस कर लिए। एक बार जस्ट देख लेते हैं। पहले ऑर्गेनिज्म को 2 भाग में क्लासिफाई किया गया, सेल अगर है तो सेलुलर, नहीं है तो एसेलुलर। अगर सेल है तो उसको सेलुलर कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, है ना। तो एक भी सेल कंसिस्ट करता है, एक से ज्यादा भी कंसिस्ट कर सकता है। एसेलुलर में जिसके पास एक या एक से मतलब कि कोई सेल है ही नहीं, जैसे कि वायरस, है ना, और वो क्या होता है शरीर के बाहर रहता है, तो मतलब अपना वो एक्टिविटी को नहीं दिखाता है, लेकिन जैसे ही होस्ट बॉडी में प्रवेश करता है मल्टीप्लाई करने का कैपेसिटी भी बढ़ा लेता है और बहुत ज्यादा, है ना, तबाही भी मचाता है। उसके बाद देखिए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो सेल को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, तो 2 टाइप्स में, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का साइज 1 से 10 तक रहेगा mm तक, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट तो न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होगा, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। और उसके बाद यहाँ जो मतलब सेल डिवीजन होगा वो कैसे होगा, तो बॉइंडिंग एंड फिजन के द्वारा। जबकि अगर बात करें यूकैरियोटिक का तो यहाँ जो साइज ऑफ सेल जो है वो 5 से 100 माइक्रोमीटर है। उसके बाद न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, यहाँ न्यूक्लियोलस मौजूद होगा, और यह क्या कर रहा है, एक से अधिक क्रोमोसोम कंसिस्ट करता है। क्रोमोसोम की डेफिनेशन अगर कोई पूछे तब बताया जाता है इट इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, है ना, और हेरिडिटी के तौर पे इंफॉर्मेशन कंसिस्ट करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिडेज जो है मौजूद होगा, और सेल डिवीजन जो होता है यहाँ पे माइटोसिस के द्वारा होता है। न्यूक्लियस के बारे में देख लिए, उसका साइज बड़ा होता है, न्यूक्लियोइड्स का छोटा होता है। उसके बाद न्यूक्लियस का जो कवरिंग है वो डबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन इट, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट इन इट, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।